मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी जब मेरी शादी हुई। शादी होकर ससुराल आई। ससुराली रिश्तेदारों में मेरी एक नंद, मेरा पति और सास थी। यह लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर मेरी नंद हर वक्त अपने कमरे में ही रहती, जबकि मेरा पति ज्यादातर घर से बाहर ही होता। मैं उनकी मोहब्बत का करती भी क्या, मैं उन लोगों को घर में देख ही नहीं सकती थी। वैसे तो मेरे ससुराल वाले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मैं खाने की मेज पर बैठती तो मेरा पति मेरी नंद और सास से बातचीत नहीं करता था। मैंने उनसे कई बार पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे कोई बात नहीं बताई। एक दिन जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी। मैं बहुत डर गई। मैं उठकर फौरन बाहर आई। मैंने देखा कि यह आवाज मेरी नंद के कमरे से आ रही थी। मैं फौरन ही भागकर वहां पहुंची, पर बाहर मेरी सास आ गई। मुझे देखते ही बोली, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गौर से सुनने की कोशिश की। मैंने देखा अंदर मेरे पति की आवाज आ रही थी। वह शायद रो रहे थे या न जाने क्या कर रहे थे, पर बहुत ही बुरा माहौल था। मैंने सुनने की कोशिश की, पर मेरी सास ने मुझे वहां कान लगाने तक नहीं दिया। बोली, चलो बेटी तुम्हारे काम की बात नहीं है। मेरी सास मुझे खींचकर मेरे कमरे तक ले आई। मैं हैरान और परेशान थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो यह लोग मुझे बता नहीं रहे। फिर मैं अपने कमरे में ही रही। काफी देर के बाद सुशील अपने कमरे में आए तो कुछ परेशान से थे। उनका चेहरा लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी जमीन पर गिर जाएंगे, और मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरी सास ने मुझे खुद मना किया था। बहरहाल मैंने उनका सर दबाया और फिर वह सो गए। थोड़ी देर के बाद मैं भी सोने के लिए लेट गई। सुबह उठी तो घर का माहौल अजीब सा था। मेरी नंद और सास भी आपस में बात नहीं कर रही थी। मेरी सास नंद की तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रही थी, और फिर मेरे पति ने उनके साथ नाश्ता भी नहीं किया और मुझसे कहने लगे कि जाओ, जाकर मुझे नाश्ता लाकर दो। आज मैं नाश्ता तुम्हारे साथ कमरे में ही करूंगा। मैं मजबूरन गई और नाश्ता डालकर कमरे में ही ले आई। मेरी सास ने मुझे मना नहीं किया, वरना इससे पहले अगर मैं यह हरकत करती तो वह शायद मुझ पर ही शक करती। लेकिन वह जान गई थी कि रात वाले वाक्य की वजह से सुशील उनके साथ खाना नहीं खाना चाहता। मैं अपने कमरे में परेशान बैठी अपने पति के साथ नाश्ता कर रही थी। दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, पर एक भी पूछ नहीं सकती थी। नाश्ता करने के बाद सुशील घर से चले गए। मेरी सास मेरे पास आई और अपनी चादर मेरे पाँव में रख दी। क्या हुआ है माँ जी? मैंने हैरानी से पूछा। बेटी मुझसे एक वादा करो, मेरी सास ने रोते हुए कहा। जी माँ जी, बताएं कैसा वादा करूं आपसे? कुछ भी हो जाए तुम मेरी बेटी और बेटे की लड़ाई के बारे में जबान कभी नहीं खोलोगी, किसी को कुछ नहीं बताओगी, वादा करो। मैंने अपनी सास को हैरत से देखा। एक पल के लिए वह मुझे पागल सी लगी। माँ जी, आप यह कैसी बातें कर रही है? मैंने ऐसा क्या देख लिया कि मैं जाकर दूसरों को बताऊंगी, या मैंने ऐसा भी क्या सुन लिया है? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं जो भी करूंगी सही करूंगी। मैंने तो अपने पति से भी नहीं पूछा कि यह सब क्या चल रहा है, और आप मुझसे ऐसी उम्मीद रखती है कि मैं बाहर जाकर किसी को बताऊंगी। मेरी सास संतुष्ट हो गई, पर वह बहुत परेशान लग रही थी। शाम तक मेरा पति घर नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो गई। मेरी सास और नंद भी बहुत परेशान हो रही थी। हमारे घर में और कोई मर्द भी नहीं था, सुशील ही थे। वही आते तो घर का चूल्हा जलता, खाना पकता। लेकिन आज उनको गए हुए 12 घंटे गुजर चुके थे। हम सबकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने पति को फोन तो करवा दूं पड़ोस में जाकर, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया। यहाँ तक कि रात हो गई, हम अकेली औरतें कहाँ जाती। फिर मेरी सास के दिमाग में न जाने क्या आया। उन्होंने मेरी नंद को कमरे में बंद किया, बाहर से ताला लगा दिया और मुझसे बोली, चलो बेटी। मैं हैरान थी कि रात के इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं। फिर मेरी सास काली चादर ओढ़े मुझे साथ लेकर चल पड़ी। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे
जब हम करीबी थाने में पहुंचे, थाने का माहौल अजीब था। मैंने देखा पुलिस वाले भी बड़े ही अजीब किस्म के थे। उनके पेट निकले हुए थे। हमारे समाज में पुलिस सुरक्षा की नहीं बल्कि खौफ की निशानी बन चुकी है। बहरहाल माँ जी ने मेरे पति के बारे में सारी बात उस कांस्टेबल को बताई जो कि पास ही बैठा था। उस कांस्टेबल ने भी माँ की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि सामने बैठा आदमी अपने किसी काम में बिजी था। कहने लगा, बहन अपना आधार कार्ड नंबर लिखवा दो, मैं तुम्हारी FIR दर्ज करता हूँ। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। मैंने कहा, आज से पहले तो किसी ने कभी FIR के लिए आधार कार्ड नहीं मांगा। बहन तुमने कितनी FIR दर्ज करवाई है? उसने यह कहकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं चुपचाप उठकर खड़ी हो गई। माँ जी को भी इशारा किया कि यहाँ से चले, यह लोग तो बहुत ही बदतमीज है। तब वह बड़ी मीठी जुबान में बोला, 1000 रुपया दे दो, तुम्हारी FIR लिख देता हूँ। मेरी सास ने उसे एक नजर देखा, फिर अपने पर्स से 1000 रुपए निकालकर मेज पर रख दिए। पुलिस वाले ने बेशर्मी से वह पैसे उठा लिए और रिपोर्ट लिखने लगा। हमें नहीं पता कि उसने क्या लिखा था। हम लोग तो सीधा घर आ गए, पर न जाने क्यों रास्ते में मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मगर जैसे ही हम लोग अपनी गली के अंदर पहुँचे, मुझे चींखों की आवाज सुनाई दी। मैं समझी कि शायद यह चींखें कहीं और से आ रही हैं, पर घर के थोड़ा करीब पहुंचने के बाद लगा जैसे यह चींखें घर के अंदर से ही आ रही है। मेरी सास और मैं दोनों ही डर गए। हमने जल्दी से घर का दरवाजा बजाया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी ही देर के बाद घर का दरवाजा खुला और 2 हट्टे कट्टे आदमी घर से बाहर निकले। यह देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरी नंद के साथ क्या हुआ होगा, जबकि वह घर में ही मौजूद थी। मेरी सास रोती हुई अंदर की तरफ भागी, पर आंगन का मंजर हम दोनों के लिए बहुत ही डरावना था। मेरा पति जो कि सुबह से गायब था, वह आंगन में बेजान पड़ा था। वह हिलजुल भी नहीं रहा था और सांसें भी नहीं चल रही थी। मैंने उसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, पर दिल धड़कना छोड़ चुका था। यह पल बड़ा ही खौफनाक होता है जब आप अपने सर को किसी के सीने पर रखे और वहां दिल की धड़कन सुनाई ना दे। मैं अक्सर अपने पति से मजाक किया करती थी कि आपका दिल मेरे लिए बहुत तेज धड़कता है, पर आज जब उनके दिल की धड़कन नहीं सुनी तो मुझे लगा जैसे आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। मैंने कुछ नहीं किया, अपनी सास की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा कि यह सब कुछ उनकी वजह से हुआ, लेकिन वह मुझे वक्त पर बता नहीं सकी। जरूर कोई बात अंदर ही अंदर चल रही थी, पर उन्होंने सब कुछ मुझसे छुपाया। अगर यह वक्त पर बता देती तो मैं अपने भाइयों और बाबा से मदद ले लेती। एक अकेला भाई ही क्या कर सकता है। लगता था जैसे मेरे पति की मृत्यु नहीं हुई बल्कि उन्हें मारा गया है। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने पति का पोस्टमार्टम करवाऊंगी। वह बोली के चुप हो जा, यह तेरे पति बाद में है, मेरा बेटा पहले है। मैं इसका कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाऊंगी, यह शव के साथ ज्यादती होती है। भगवान का खौफ कर, यह तेरा पति है और तू ऐसी बातें कर रही है। पोस्टमार्टम करवाकर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं अपने बेटे की राख बर्बाद नहीं करवाना चाहती। मेरी सास ने मुझे मना कर दिया और बोली कि तुम अगर अपने पति से मोहब्बत करती हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरा सदमा बहुत बड़ा था। मुझे काफी दिन लगे संभालने में। रो रो कर मेरी बुरी हालत हो गई थी। आंसू खुश्क हो गए थे, मगर रोने से क्या फायदा। अब मेरा पति तो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता था। अभी मेरे पति के सरवास को तकरीबन 1 महीना ही हुआ था कि एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी। शाम का वक्त था कि मेरी सास मेरे पास आई और बोली, मेरे बेटी, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूं कि जिस पर तुम्हें एतराज हो, पर तुम अपने पति की मोहब्बत में स्वीकार कर लो, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगी? मैं अपनी सास को हैरानी से देखने लगी। अब क्या रह गया है? माँ जी, आपकी हर बात तो मान ली मैंने। तुम्हारी मर्जी है बेटी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि तुम्हारे पति के कातिल पकड़े नहीं गए। लेकिन प्यारी बेटी, अगर तुम मेरी बात का मान रख लो
तो मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारी कर्ज बंद हो जाऊंगी। तुम्हारी दूसरी शादी का इंतजाम भी मैं खुद ही करूंगी। दूसरी शादी का सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उस व्यक्ति से नफरत हो रही थी जो मेरा दूसरा पति बनेगा। मैं खामोशी हो गई। फिर मेरी सास ने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें एक बच्चा चाहिए जिसके सहारे तुम सारी उम्र गुजार सको। अगर तुमने दूसरी शादी नहीं करनी और तुम किसी बच्चे की माँ बन जाओ तो दुनिया के सामने यही मशहूर हो जाएगा कि यह बच्चा तुम्हारा है। मैं भी कभी इस बात पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तो बताओ, क्या तुम किसी बच्चे को स्वीकार कर लोगी? मैं अभी चुप ही थी कि उन्होंने एक सफेद गठरी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने इस गठरी को खोलकर देखा। उसमें एक खूबसूरत नन्हा मुन्ना सा बच्चा था जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही मेरा दिल पिघल गया। मैं उसकी तरफ देखकर हंस पड़ी। मैंने कहा, माँ जी, यह भी कोई एतराज की बात है? भला यह तो एक तोहफा है जिससे मैं दिन भर खेल सकती हूँ। माँ जी भी हंस पड़ी और बोली कि बस मुझे तुम्हें यही देना था। तुम इसे पाल पोस कर बड़ा करो, अपने पास रखो, फिर तुम भले ही दूसरी शादी ना करो। तुम्हारे माँ बाप कुछ भी नहीं कहेंगे और तुम ससुराल में भी रहो तो कोई तुम्हें ताना नहीं देगा, ना तुम्हें वापस बुलाएगा। वैसे भी मैं यह नहीं कहती कि बेटियां माँ बाप पर बोझ होती है, उनकी हम पर जिम्मेदारी जरूर होती है। तुम अपने माँ बाप के घर जाओगी तो वह तुम्हारे लिए दूसरी शादी की कोशिश करेंगे। इससे अच्छा है कि तुम यहीं बैठकर अपना बच्चा पालो और यही समझो कि यह बच्चा तुम्हारे पति का ही है। इस बात पर मैं थोड़ा चौंक गई थी। क्या मतलब माँ जी? मैं कैसे समझ लूं कि यह बच्चा मेरे पति का है? बस बेटी, मुझसे कुछ ना पूछो। तुमने वादा किया था कि तुम मेरी बात पर चुप रहोगी, मेरा साथ दोगी। अब मैं मजबूरन खामोश हो गई। क्या करती, क्या कह सकती थी? मेरी सास मुझे सच बताना ही नहीं चाहती थी, पर मैंने दिल में सोच लिया था कि सच तो मैं जानकर ही रहूंगी। अगर यह बच्चा मेरे पति का है तो फिर इसकी माँ कौन है? सास के जाने के बाद मैंने उठकर बच्चे को बिस्तर पर आराम से लेटा दिया। उसके लिए दूध बनाने किचन में चली गई, जहाँ पर मेरी नंद पहले ही खड़ी थी। मुझे देखकर उसने नफरत से मुंह फेर लिया। आज तो मैं उससे भी बात करना चाहती थी। क्या बात है माया, तुम क्यों परेशान हो और किस बात पर परेशान हो? क्या तुम्हें कोई शिकवा है मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम्हारा रिश्ता तो पहले बहुत ही प्यारा था, पर अब लगता है जैसे हम अजनबी हो गए हैं। मेरी नंद ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। आपसे क्या शिकवा करूं भाभी, बस मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, मुझसे दूर रहें, वरना सच जानकर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उसकी बात सुनकर मुझे सच जानने की और जिज्ञासा होने लगा। आखिर क्या बात है माया, जो हर कोई मुझे पहेलियां बुझा रहा है? तुम मुझे कुछ तो बता दो कि क्या हुआ था उस दिन और मेरे पति की मृत्यु कैसे हुई थी। किसी दिन बताऊंगी जब माँ घर पर नहीं होगी। माँ को तो मैं ही भाई की कातिल लगती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कहकर मेरी नंद किचन से चली गई और मैं सोचती ही रह गई कि किससे पूछूं और क्या करूं। मेरा बच्चा बड़ा होता जा रहा था। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, वह बहुत खुश हुए। मेरा अपने मायके वैसे भी ज्यादा आना जाना नहीं था, इसलिए किसी ने कुछ सवाल नहीं किए। मोहल्ले के लोगों को भी खुशी हुई कि चलो मेरे पति ने जाते जाते एक तोहफा तो दे ही दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत संतुष्ट थी, पर मेरी नंद और सास का व्यवहार बड़ा ही अजीब सा रहता। वह एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती। कुछ दिन बाद मेरी नंद का रिश्ता आया और मेरी सास ने फौरन हाँ कर दी और मेरी नंद की शादी कर दी गई। शादी वाले दिन मेरी नंद फूट फूट कर रोई थी। उसे देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। इतना तो मैं अपनी विदाई पर भी नहीं रोई थी। हालांकि मेरी शादी जबरदस्ती ही की गई थी और मैं किसी और को पसंद करती थी और मेरी नंद बहुत बुरी तरह रो रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो मर जाएगी, जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई हो। इतना तो वह अपने भाई के सरवास पर भी नहीं रोई होगी। नंद की विदाई के बाद मेरी सास ने कहा कि अब मेरे कंधे का बोझ हल्का हो गया है, बस तुम इस बच्चे को पालो।
मैंने कहा, माँ जी, इस बच्चे की माँ कौन है? वह बोली कि बस तुम रहने दो, अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो शायद तुम यह घर छोड़कर चली जाओ। मेरी सास ने इस कदर शक में डाल दिया था। मैं खामखा इस बारे में जानना चाहती थी कि मेरे बच्चे की माँ कौन है। अब मैं दिन भर अपनी सास के साथ रहने लगी। वह कभी बाहर जाती तो मैं भी उनके साथ ही जाती। एक दिन उनसे एक औरत मिलने आई। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि जाकर चाय बना लाओ। मैं चाय तो बना लाई थी, पर उस औरत को भी देख चुकी थी। उसका हुलिया मेरे दिमाग में उतर चुका था। मैंने देखा वह तेज मेकअप और तेज रंग कपड़ों वाली औरत किसी और ही दुनिया की लग रही थी। उम्मीद है आप समझ तो गए होंगे कि इसका संबंध किस घर से था। मैंने परेशानी से सोचा, लेकिन इस बार मैं फिर बेबस थी। मैंने सोचा अपनी बेबसी को खत्म करती हूँ। मैंने उस औरत का पीछा करने की ठान ली। मेरी सास घर पर ही थी। मैंने कहा, मैं कुछ जरूरी चीजें लेने बाहर जा रही हूँ। मैं उस औरत के घर से निकलने से पहले ही घर से निकल चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकली तो मैं यह देखकर हैरान रह गई कि उसने बड़ा सा घूंघट निकाला हुआ था। इधर उधर देखने के बाद उसने गाड़ी को इशारा किया। वह रुक गई और वह औरत उसमें बैठकर जाने लगी। मैंने भी एक रिक्शा पकड़ा और उसका पीछा करने लगी। उस औरत की गाड़ी आगे आगे जा रही थी। मैं उसका पीछा करते करते काफी दूर आ चुकी थी। मैंने जब रिक्शे वाले को बताया कि तुमको उस गली में जाना है, तो वह बोला, दीदी यह तो बहुत ही गंदी और बुरी जगह है। आप तो किसी शरीफ घर की लगती हो, आप यहाँ जाकर क्या करोगी? मेरे तो सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। क्या मतलब, यह किसका मोहल्ला है? यहाँ कैसे लोग रहते हैं? मेरे पूछने पर उसने बताया कि यह मोहल्ला तवाइफों का है। यहाँ पर कुछ तवाइफे अभी भी रहती हैं, जबकि ज्यादातर कोठे खत्म किए जा चुके हैं। सरकार ने भी इन लोगों पर खास नजर रखी हुई है। पुलिस वगैरह भी आती जाती रहती है। मैं यह सुनकर खामोश हो गई। मैंने कहा, मैं यहाँ जरूर जाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मैंने उस औरत का पीछा किया। वह एक घर में पहुंची। वह एक आलीशान घर था, खूबसूरत भी था। उस औरत के अंदर जाने के बाद एक आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया। यह सब देखकर मैं वापस आ गई। वापस आई तो मेरी सास परेशान बैठी थी। वह बोली कि मुन्ना कब से रो रहा है, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कहा, मैं सच की तलाश में निकली थी। आपने तो मुझे अभी तक सच नहीं बताया। मैं खुद ही देखना चाहती हूँ कि जिस बच्चे को मैं पाल रही हूँ उसकी माँ कौन है और आपसे मिलने कौन आता है। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। भगवान का खौफ कर बेटी, तुम यह बातें जानकर भी क्या करोगी? कुछ बात इंसान के बगैर जाने ही उसे फायदा देती है। तुम उसे बगैर जाने रहोगी तो खुश रहोगी। मेरी बात मान लो, पर मुझे यह बात नहीं माननी थी। मैंने साफ साफ कह दिया, अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो वह मजबूर हो गई और बोली, चलो बेटी, तुम इतनी जिद कर रही हो तो सुन ही लो, पर इसके बाद तुम अपने पति से नफरत मत करना, उसमें कसूर तुम्हारा भी है। मैं खामोशी से सुनने लगी। याद है जिस दिन मैं और मेरी बेटी और तुम्हारा पति कमरे में ऊंची ऊंची आवाज में बहस कर रहे थे? दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कुछ दिन से मेरा बेटा बेटी आपस में लड़ रहे थे। मैं आती तो चुप हो जाते। एक दिन मैंने अपनी बेटी से पूछ लिया कि तुम दोनों में किस बात की लड़ाई है। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वह एक लड़के को पसंद करती है, चाहती है कि वह हमारे घर आकर रिश्ता मांगे। लेकिन एक मसला है जो बहुत ही भयानक और बड़ा मसला है। यह लोग मेरे भाई को जानते हैं और जानते भी इस तरह से है कि उनका चरित्र कुछ अच्छा नहीं। मेरी बेटी ने बताया कि भैया रात के वक्त अक्सर कोठों के चक्कर लगाते हैं, वहां जाकर बैठते हैं और एक औरत की जुल्फों के दीवाने हो गए हैं। यह बात उन लोगों को भी पता है जो मेरा रिश्ता लेकर आने वाले हैं। अब आप ही बताएं कि ऐसे में मेरी शादी कैसे होगी? मेरा पति तो एक तवायफ की जुल्फों का दीवाना होकर अपने घर वालों को और अपनी पत्नी को भूल चुका है। यह बात सुनकर मेरे तो जैसे कदमों तले से जमीन खिसक गई। क्या सुशील तवायफों के पास जाते थे? यह सोचकर ही मुझे घिन आने लगी। मैं चुप हो गई
तब मेरी सास ने मुझे अगली कहानी सुनाई, जिसने मुझे और भी ज्यादा दुखी कर दिया था। मेरी सास ने कहा कि तुम्हारा पति अक्सर तवाइफों के पास जाता था और वहाँ के लोगों को यह पता था कि यह अमीर है। जब तक वह पैसे लुटाता रहा, यह लोग पैसे खाते रहे। पर फिर एक दिन एक तवायफ को हकीकत में उससे मोहब्बत हो गई, वह भी उसे चाहने लगी। मेरा बेटा उस लड़की को भगाकर कहीं दूसरी जगह ले गया। वहाँ पर वह उसके साथ रहा, यहाँ तक कि उसकी एक औलाद भी पैदा हो गई। और उसी बीच उन लोगों को पता चल गया कि हमारी लड़की को भगाकर फला जगह ले जाया गया है। वह लड़की तो उनके वहां पहुंचने से पहले ही भाग गई, क्योंकि वह तेज थी। पर इन बदमाशों को मेरे बेटे का घर पता था, तो उन्होंने आकर मेरे बेटे की जान ले ली। बस फिर क्या था, यह कोहराम जो मेरी बेटी की जिंदगी में भी आ गया। वह जिससे मोहब्बत करती थी, उसके खानदान वालों ने यही कहा कि यहाँ तो कत्ल तक होते हैं। तवाइफों से मोहब्बत करना शरीफ लोगों का काम नहीं होता। बस यह कहकर उन्होंने मेरी बेटी का दिल तोड़ दिया। मेरी बेटी उनके बेटे से मोहब्बत करती थी, जबकि वह लड़का अपने माँ बाप की मर्जी पर चलना चाहता था, उनकी दुआएं लेकर शादी करना चाहता था। यूं दोनों की मोहब्बत अधूरी रह गई। मेरी बेटी और तुम्हारा पति इसी बात पर लड़ते थे, और आज जब कि वह चला गया, मेरी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो गई जिसे वह पसंद तो नहीं करती, पर वह बहुत अच्छा और शरीफ इंसान है। मुझे यकीन है एक दिन वह हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगेंगे, पर अभी उस वक्त में देर है। मेरी सास ने मुझे बताया कि वह बच्चा भी उसी तवायफ का है, पर उन लोगों को अगर पता चल गया कि यह बच्चा उसका है, तो शायद वह आकर इसे छीन ले। लेकिन फिर मेरी सास ने मुझे तसल्ली भी दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने सबको यही बता रखा है कि यह बच्चा तुम्हारा है। अपनी सास की कहानी सुनकर मेरे दिल से मेरे पति की मोहब्बत एकदम उतर गई। वह गम जो मुझे बहुत गहरा था, अब दिल से छूटने लगा। मैं दूसरी शादी के बारे में सोचने लगी, क्योंकि जो व्यक्ति जिंदा होते हुए मेरे साथ वफा नहीं कर सका, मैं उसके मरने के बाद भी क्यों उसकी वफा का पास रखूं। अब लोग कहेंगे कि यह तो जैसे पति के जाने का इंतजार ही कर रही थी और फौरन ही दूसरी शादी कर ली। आप बताएं, क्या मर्द वफादार है या औरत? क्या अब भी मैं ही बेवफा हूँ? तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा।